फीलिंग ओवर फूड। बारबेक्यू नेशन में आप जाते हो, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो सारे नाचते हैं, सारे आपके लिए गाते हैं। वहाँ फीलिंग के लिए जा रहे हैं लोग, फूड के लिए नहीं। ये कौन है फूड ओवर फीलिंग? फूड ओवर फीलिंग मतलब भाई देख, हमारे को खाना चाहिए, फीलिंग हम कहीं और ढूंढेंगे अपने आप। तो अपने कस्टमर की प्रोफाइल को समझना पहचानना जरूरी है। फूड ओवर फीलिंग वर्सेस फीलिंग ओवर फूड। यहाँ पे बैठो गुरु, बैठो। अगर इनका कॉम्बिनेशन ठीक बन जाए तो बात सर जी, तो अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड क्रिएट कन्वीनियंस इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट और सर्विस बिकम्स अ नेसेसिटी। तो जहाँ कस्टमर पहले आता है वही कस्टमर हमेशा के लिए रह जाता है। रेसिप्रोसिटी। अभी मैं पीछे श्राद्ध के लिए परिवार में किसी के हरिद्वार में गया था। वहां पे इतना जल्दी जल्दी अपनी लस्सी मंगाता है, सब करता है आदमी, और इतना आपकी सेवा में लग जाता है। तो क्योंकि वो आपको कुछ देता है तो आपके ऊपर और वजन पड़ जाता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें। साड़ी खरीदने जाते हो, अरे बहन जी के लिए लस्सी लेके आओ, बहन जी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, बहन जी के लिए कॉफी। अब बहन जी में प्रेशर बन जाता है कि वो साड़ी खरीदे यहाँ से। इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। जियो ने ऐसा किया था, आपको फ्री में काफी दिन दिया यूज करने के लिए, तो आपका मन नहीं करता मैं इसको। अब जियो को मना करने में, हटाने में आपका मन नहीं था क्योंकि आपने फ्री में यूज किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर को कुछ ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, जैब 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 हुक, आधा गिलाइए गिव गिव, आस्क, इसको बोलते हैं 80-20। तो अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप में, जरा एक बार खड़े हो जाइए, एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप फॉर अ मिनट। क्या देखो, जब भी किसी को डांटना भी होता है उसका भी तरीका है। जरा हाथ पैर आगे लाइए, दाएं पाँव आगे लाइए। हाँ, अच्छा, अगर आपको अपने बॉस को, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग एम्प्लॉय, हाथ लाइए, कितने एम्प्लॉय है, बहुत कम। अगर आपको अपने एम्प्लॉय को मिर्ची खिलानी हो तो खिला सकते हो। रूल क्या है, जरा हाथ आगे लाइए, बोलिए 40, चलाओगे 40, पीछे जाइए, बोलिए 20, 40, थोड़ा डांस करते गाइस, कौन? हाँ, 40, 20, 40, 20 क्या होता है कि 40-20 प्रिंसिपल। आप एक बड़ा सा स्पंज का रसगुल्ला, उसके नीचे चॉकलेट ट्रफल, अब बीच में मिर्ची दे दो तो दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं 40-20 प्रिंसिपल। यानी कि 80% अच्छाई के बीच में 20% करेक्शन दे दो तो चल जाएगा। वही कस्टमर के साथ करते हैं। ये 40-20 प्रिंसिपल। मैं भी आपको एक लिस्टरीन की कहानी सुनाता हूँ। लिस्टरीन, जब ये जोसेफ लॉरेंस ने डेवलप किया था लिस्टरीन फॉर्मूला, तो ये बेसिकली इसकी पॉपुलैरिटी वेस्ट में थी कि इस माउथ वॉश को यूज करते हैं फॉर अ फ्रेशनेस बिफोर किसिंग। लड़का लड़की का इस्तेमाल करते हैं किस करने से पहले। जब इसको इंडिया लाया गया 1920s में, फेल हो गया क्योंकि इंडिया में इसको एक गलत प्रोडक्ट की तरह देखा गया। क्यों चलेगा, नहीं चलेगा इंडिया में। क्या आप इसको ये नहीं बोल सकते कि आप इस चुंबन की प्रक्रिया से पहले इससे नहीं करता। तो जब तक आपको कस्टमर समझ में नहीं आया, रीलॉन्च किया लिस्टरीन को माउथ कॉजिंग बैड ब्रेथ के लिए, जर्म्स को खत्म करने के लिए। जब दोबारा लॉन्च किया तो आज भी इसको एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट फॉर बैड ब्रेथ की तरह ही चलाया जा रहा है इंडिया में, जबकि वेस्ट में इसकी पोजीशनिंग अलग है। कस्टमर के हिसाब से पोजीशनिंग की जाती है। बिस्लरी जब आया तो प्रिडिक्टिव एडॉप्शन पे आया। क्या किया चौहान साहब ने, इसको समझा। बिस्लरी जो था ना, ये लॉन्च किया गया था इटालियन केमिस्ट के द्वारा, इसका नाम था सिग्नर बिस्लरी, और ये हैंगओवर हटाने के लिए होता है। इंडिया में नहीं चला। एक तो इंडिया में लोग शराब पीते नहीं ज्यादा, और जो पीते हैं वो चाहते हैं उनको हैंगओवर हो। ये कह रहे हैं चढ़ी हुई उतारने के लिए, वो कह रहे हैं हमें चढ़ नहीं रही है तो और चढ़ी हुई उतारने को बोल रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया जाते हो आप, यूरोप जाते हो आप, आपको स्ट्रॉन्ग बियर नहीं मिलती, बियर ही होती है। लेकिन इंडिया में स्ट्रॉन्ग बियर का कल्चर है, क्योंकि चढ़ नहीं रही है। तो जब ये लेकर के आए अल्कोहल हैंगओवर रेमेडी के लिए, फ्लॉप हो गया बिस्तर, चला नहीं। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जब उसको चेंज किया और उसकी पोजिशनिंग करी, पहले था इसमें सिंकोना, हर्ब्स, आयरन सॉल्ट्स, ताकि आपका हैंगओवर चढ़ गया उतर जाए। तो यहाँ आदमी या तो चाय पिएगा या पानी पिएगा, तो मार्केट छोटी है। लेकिन अगर पी भी रहा है तो उसको उतारनी नहीं है, उसको चढ़ानी है। तो जब तक कंज्यूमर नहीं समझ गया, 1965 में बिस्लरी का पहला वाटर प्लांट खाने में सेटअप किया गया, फेल हो गया, एकदम फेल हो गया, चला ही नहीं। और पानी सब जगह अबंडेंस में मिल ही रहा था। तो इन्होंने फॉरेन टूरिस्ट को ट्राई किया, 5 स्टार होटल्स में, रिच फैमिलीज को ट्राई किया, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स को ट्राई किया, नहीं चला। इतने में रमेश चौहान ये समझ गए बात को, और इन्होंने क्या किया, रमेश चौहान ने केवल 4 लाख रुपए में बिस्लरी का प्लांट 1970 में खरीद लिया। और 4 लाख में खरीदा इसलिए कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट 1970 में काम नहीं आएगी, 1990 में काम आएगी। तब तक मैं इसको रिच एफ्लुएंट से चालू करूंगा और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करूंगा। आज बिस्लरी इतना बड़ा हो गया, वो टाइमिंग के हिसाब से काम किया, इतना बड़ा हो गया कि आज पार्ले का ये ब्रांड सबसे ज्यादा फेक बॉटल्स, दूसरी बिस्लरी, ब्रिस्लरी, ब्रिस्लई, ये सब इसीलिए आते हैं, फेक प्रोडक्ट उसी के आते हैं जिसके ओरिजिनल में दम होता है। फेक उसी के आते हैं जिसके ओरिजिनल में दम होता है। तो अब टाटा ग्रुप 7,000 करोड़ में बिस्लरी खरीदने जा रहा है। आज ये बोलते हैं कि टाटा की मुझे वैल्यूज पसंद है, ये बिस्लरी को और अच्छा चलाएंगे। इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एडॉप्शन। क्या प्रिडिक्ट कर सको कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। अडॉप्शन कर्व, जोर से बोलिए, अडॉप्शन कर्व। तो कभी कभी आपको महीने में 2 दिन अपने निकाल लेने चाहिए ऐसे, जिसमें केवल आप अगले 5 साल और 10 साल की प्लानिंग करें, 15 साल और 20 साल की प्लानिंग करें। महीने में 2 दिन निकालें अपने। ये तो क्या है, बिजनेसमैन ना, एंटरप्रेन्योर जो ऑपरेशन पे फंस जाता है वो जिंदगी में धंधा बड़ा नहीं कर सकता। ऑपरेशन पे फंसने वाला बिजनेसमैन कभी धंधा बड़ा नहीं कर सकता। इंटेलिजेंट आदमी ऑपरेशन से बाहर आता है और खाली विजन पे काम करता है और एग्जीक्यूशन की टीम तैयार करता है। आप जानते हैं टीचर उतना ही कमाएगा जितना पढ़ाएगा, लॉयर उतना ही कमा पाता है जितनी कोर्ट में हियरिंग देता है, एस्ट्रोलॉजर उतना ही कमा सकता है जितनी वो पत्री देखेगा, एक आर्किटेक्ट उतना ही कमाएगा जितने घर डिजाइन करेगा, इंटीरियर डिजाइनर उतना ही कमाएगा जितने मकान डिजाइन करेगा, एक डॉक्टर उतना ही कमाएगा जितने पेशेंट से मिल पाएगा। पर एंटरप्रेन्योर ऑपरेशन से बाहर आता है, ऐसा मॉडल बिल्ड कर जाता है कि वो दुबई के बीच में लेवरेज पी रहा होता है और पीछे उसका धंधा भारत में अपने आप बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब तक गले में बैठा रहेगा व्यापारी, टिश्यू पेपर कितना निकाल लिया टॉयलेट में, आज कितना प्रिंट आउट निकाल दिया, कागज पेश कर रहे हो और छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल ही करता रह गया, नहीं बढ़ता। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेक्ट की, कस्टमर की। कस्टमर को समझना क्या, फेयर एंड लवली इंडिया में आया था 1970s में, तो विटामिन फॉर्मूला क्रीम के नाम से आया था। विटामिन फॉर्मूला क्रीम चला नहीं, विटामिन की अवेयरनेस में, और लोगों को विटामिन चाहिए नहीं, उनको हेल्थ चाहिए। और ये जिस चीज के लिए आया उसकी पोजिशनिंग गलत। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। कस्टमर सिग्नल देता है, लाउडली कस्टमर सिग्नल, लाउडली कस्टमर सिग्नल, कस्टमर सिग्नल देता है। इंडिया में लड़कियां ऑब्सेस्ड थी फेयर स्किन से, और लड़कियां ही नहीं, पूरा भारत ऑब्सेस्ड था फेयर स्किन से। जॉब नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हुआ क्या कि यहाँ तो बच्चा भी गुड़िया भी खरीदता है ना, तो उसे गुड़िया भी गोरी चाहिए, काली नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, कैरम खेलते हो तो उसमें काली गोटी के 10 नंबर, सफेद गोटी के 20 नंबर है। सफेद का ऑब्सेशन इंडिया में इतना ज्यादा था कि बॉलीवुड ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, कभी गाना नहीं है काली तेरा गांव प्यारा, क्षमा चाहता हूं। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा 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 गोरी है गलाइयां, तू ला दे मुझे। हम काले हैं तो क्या हुआ, बेचारा देखो डिप्रेशन का गाना ही है, दिल वाले हैं, जस्टिफाई कर रहा है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले, जस्टिफाई करना पड़ रहा है। गोरी गोरी हो बाकी छोड़ी, कभी मेरी गली आया करो। तो बॉलीवुड ने उस समय इसको इतना मल्टीप्लाई कर दिया गोरे रंग को कि गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा।
एक के बाद एक गोरिया चुराना, चुरा के दिल मेरा। तो इतना घूंगरा पे फोकस था तो कस्टमर ने सिग्नल दिया, उसने अपना ब्रांड बदल दिया, उसने इसका नाम रख दिया फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली रखा, सेल्स मल्टीप्लाई हुई, ग्रोथ आई लगातार, फेयरनेस क्रीम के नाम पे बहुत चला। तो आप पोजिशनिंग कहां कर रहे हो, प्रॉस्पेक्ट को समझना जरूरी है। मैंने जब प्रॉस्पेक्ट को समझते हो तो बात बनती है। मैसिव हिट हो गया, यूनिलीवर में पेटेंट कर लिया अपना एक मेलानिन सप्रेसर केमिकल को और उसका नाम कर दिया फेयर एंड लवली, और उस पेटेंट के थ्रू ग्रोथ लेकर के आया। 80% मार्केट एक्वायर करी, बाद में मल्टीवाइटामिन, एंटी मास्क, विंटर केयर, नेचुरल ग्लो सब कुछ लॉन्च किया। लेकिन फिर एक समय आया, कस्टमर ने नया सिग्नल दिया। और क्या नया सिग्नल दिया कि भाई ये रेसिज्म हो रहा है, रेसिज्म, पूरा कोई होता नहीं है इससे। और रेसिज्म पे एक बैंगलोर की लड़की ने केस किया, जिसको बाद में 10 करोड़ रुपए लौटाने पड़े फेयर एंड लवली को केस हारने में। और उसके बाद बैंक वहां पे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ये फेयर एंड लवली गलत पोजिशनिंग है, ये रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है। फिर इन्होंने चेंज किया और नया पोजिशनिंग लेके आए, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। और उस पोजिशनिंग के बाद अब नया नाम आ गया ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली से। तो कैसे ब्रांड की जर्नी बदलती है, कस्टमर के सिग्नल्स पे बदलती है। आधा गिला कस्टमर सिग्नल देता है, एक अच्छी कंपनी उसका प्रोडक्ट बना देता है। वो मोटा कस्टमर सिग्नल देता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उससे प्रोडक्ट बना देता है। लाउड लगाए एवरीबॉडी कम ऑन, कस्टमर सिग्नल देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन उससे प्रोडक्ट बना देता है। लवली, हाँ। तो मार्केट रिसर्च के फेलियर का एक उदाहरण देता हूं आपको, कस्टमर को समझने का। पतंजलि परिधान, क्या हुआ पतंजलि में गलती कि वो जहां जा रहे थे वहां कोई आना नहीं चाह रहा था, और जहां आना चाह रहा था वहां पतंजलि काम नहीं आ रहा था। कैसे? पतंजलि ने सैफरन लंगोट से लेकर संस्कारी स्कर्ट सब कुछ लॉन्च किया। अब स्कर्ट भी संस्कारी हो सकती है, ये पता नहीं था। जीन्स एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दो बातें, या तो अडॉप्ट करो, बाइकआउट करो। अब क्या हुआ, ये लेके आए स्वदेशी संस्कारी जीन्स। अब स्वदेशी संस्कारी जीन्स, सैफरन लंगोट और संस्कारी स्कर्ट जब ये लॉन्च करके लेकर के आए तो क्या हुआ, जो लीवाइस खरीदते थे, सुनना ध्यान से भाई लोग, जो लीवाइस खरीदते थे उनको पतंजलि की जीन्स अच्छी लगती नहीं, मैं ज्यादा पैसे दूंगा लेकिन लीवाइस ही दूंगा। और जो पतंजलि के अपने कस्टमर थे वो जीन्स वाले नहीं थे, कुर्ता पजामे वाले थे। बात समझ आ रही है? जो पतंजलि का खुद का कस्टमर था वो कुर्ते पजामे का था, और जो कॉलेज का लड़का जीन्स वाला था उसको पतंजलि चाहिए नहीं थी, उसको लीवाइस चाहिए थी। वो लीवाइस के लिए 10,000 देने को तैयार है। पतंजलि कह रहे मैं सस्ती जीन्स लेके आ रहा हूँ, वो कह रहे मुझे सस्ती नहीं चाहिए, मुझे अच्छी चाहिए। FMCG में इन्होंने टफ कॉम्पिटिशन दिया नेस्ले को, कोलगेट को, क्योंकि फूड जो है वो स्टेटस सिंबल नहीं होता। दाल चावल स्टेटस सिंबल नहीं होता, जीन्स स्टेटस सिंबल है, इसलिए फंस गए। अब शॉपर ने कहा भाई ट्रस्ट फैक्टर चाहिए तो खाने में ठीक है, लेकिन कपड़े में ब्रांड चाहिए, हर्बल मेडिसिन में ठीक है। तो पतंजलि ने उसको टारगेट किया जिसको जीन्स पहननी नहीं थी, और जिसको पहननी थी उसको पतंजलि नहीं चाहिए थी। तो ये है मार्केट रिसर्च का फेलियर। ये मार्केट रिसर्च का फेलियर कैसे आप समझते हो कि मैं शुरुआत में क्या गलती कर देता हूँ। और उसके बाद फिर अपने SKU को हटाया, ऑर्गेनिक जीन्स बंद करी, कैंसिल करी। बच्चों ने कॉलेज में बोला हम डिस्काउंट का वेट कर लेंगे लेकिन खरीदेंगे लीवाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब रिसर्च हुआ खरीदेंगे लीवाइस। फिर फाइनली क्या हुआ, पतंजलि अपने 1150 प्रोडक्ट से 700 प्रोडक्ट पे आ गया। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन, क्या मतलब होता है इसका? FSN एनालिसिस। सुनना ध्यान से, हाथ आगे लाइए। FSN एनालिसिस। FSN एनालिसिस का मतलब क्या है? पतंजलि को FSN एनालिसिस इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके बहुत सारे आइटम ब्लॉक हो रहे थे। उससे क्या हो रहा था, कैपिटल ब्लॉक हो रही थी। हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो में, सुनो भाई लोग, लर्निंग सुन लो, अपने पोर्टफोलियो में केवल फास्ट मूविंग आइटम रखो और उसका डेटा चेक करो। मेरे पास एक कंपनी आई थी वाटर बर्गर, बिंद्रा जी आपको हम 10% इक्विटी दे रहे हैं, आप हमारी कंपनी में को फाउंडर बन जाएंगे। मेरे को फाउंडर ना बनने का एक ही कारण था क्योंकि कंपनी नॉनवेज बनाती है और मैं नॉनवेज को प्रमोट नहीं करता, शराब को प्रमोट नहीं करता, इसलिए मैं हो गया।
लेकिन वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत जीनियस था। वो डेटा को इतने ढंग से पढ़ता था, इतने ढंग से पढ़ता था कि उसको पता था नाश्ते में क्या तेज मिलता है, खाने में क्या तेज मिलता है, रात को क्या तेज मिलता है। इसको बोलते हैं FSM एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सब कुछ रखेंगे, हम सब कुछ बेचेंगे। इसको बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट। हमें चाहिए डीप असॉर्टमेंट, स्क्रैम्बल्ड नहीं चाहिए। हर समय सब कुछ सबको नहीं बेचना है। जो बहुत तेज बिकता हो वो 80% होना चाहिए, जो धीमा बिकता हो वो 15% होना चाहिए, और जो कभी कभी बिकता हो या नहीं बिकता हो वो 3 से 5% ज्यादा अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें आपका मैन पावर लग रही है, आपका रॉ मटेरियल लग रहा है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जा रही है, आपके दिमाग का शेयर लग रहा है उसमें, आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। अब यहां पे कई प्रश्न आए मेरे पास कि नई अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कहां मिलती है, जानना चाहते हैं? देखा इसको बहुत जानना चाहेंगे? कम ऑन लाउडली, यस नो? ओके ओके ओके। तो पहला चीज, अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में नहीं होती, कस्टमर के रीजन में होती है कि वो क्यों आपके पास आए। सुनना ध्यान से, मैं अलग तरीका बता रहा हूं। इसको बोलते हैं रिवर्स इनोवेशन, रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। अब सुनना भैया, आप 1 सेकंड के लिए खड़े हो सकते हैं? जो स्मार्ट जेंटलमैन ब्लू जैकेट में, हाँ, क्या नाम है आपका? शाश्वत। आप बाल कहां कटाने जाते हो? बिल्कुल ठीक है, मैंने थोड़ी बोला है कि आप राशन की दुकान पे जाओगे। कौन से शहर में? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में। हर बार अलग आदमी के पास जाते हो कि एक ही आदमी के पास जाते हो? आई प्रेफर सेम। अब सुनना भाई लोगों, आप लोग हर बार अलग जगह बाल कटाते हो कि एक ही आदमी से कटाते हो? एवरीबॉडी लाउडली यस नो? कम ऑन, यस नो? अब सुनो, अपॉर्चुनिटी नाई की दुकान में नहीं है, अपॉर्चुनिटी इस रीजन में है कि ये इनको छोड़ के उसके पास क्यों जाए। राशन की दुकान 10 हो सकती है, लेकिन आप कस्टमर को क्या रीजन देते हो कि वो 9 को छोड़ के आपके पास आए? 9 को छोड़ के आपके पास क्यों आएगा? अगर वो रीजन डिफाइन हुआ तो बात बनेगी। थैंक यू। इंडस्ट्री इवैल्यूएट नहीं कर रहे अभी, हम रीजन इवैल्यूएट कर रहे हैं। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। मैं कस्टमर को क्या रीजन दूं कि वो 10 लोगों को छोड़ के मेरे पास आए? अब जब रीजन लिखना शुरू करोगे तो पॉइंटेड आंसर मिलेगा। कैसा आंसर मिलेगा? पॉइंटेड आंसर मिलेगा। मेरे को सब जगह नहीं सोचना है। ये 3 बड़े रीजन आइडेंटिफाई कर लूंगा सबको। अब मेरी सारी स्ट्रैटेजी वहां मुड़ जानी चाहिए, सारी स्ट्रैटेजी वहां जानी चाहिए कि कितनी मात्रा में और कितनी तेजी से वो सबको छोड़ के आएंगे, उसका क्या कारण होगा। अब देखो, रीजन जितना स्ट्रांग होगा उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, रीजन जितना एवरेज होगा उतना धंधा एवरेज रह जाएगा। तो मेरा क्या रीजन है और वो मेरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनेगा, मुझे उसी को प्रमोट करना है। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। तो हूं कि आपको 2 मिनट के लिए सोचना है, तो प्लीज स्टैंड अप फॉर अ मिनट एवरीबॉडी गाइस, प्लीज स्टैंड अप फॉर अ मिनट एवरीबॉडी, प्लीज स्टैंड अप फॉर अ मिनट एवरीबॉडी, प्लीज स्टैंड अप एवरीबॉडी। थैंक यू। फाइंड आउट अ पार्टनर, फाइंड आउट अ पार्टनर। हाथ में लाइए, कोच क्विकली 2 रीजन दीजिए कि इन 2 कारणों से मेरा कस्टमर सबको छोड़ के मेरे पास आएगा। 2 रीजन दीजिए अपने पार्टनर को कि मेरा कस्टमर सबको छोड़ के मेरे पास इन कारणों से आएगा। अरे वहां बैठेंगे मैम। अमेजॉन ने रिटेलर को खत्म नहीं किया, बैड कस्टमर सर्विस और बैड एक्सपीरियंस ने खत्म किया। उबर ने टैक्सी के बिजनेस को खत्म नहीं किया, लिमिटेड टैक्सी एक्सेस और फेयर कंट्रोल ने खत्म किया। तो हमें इसको समझना है। इसके लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बैंक। कितने लोगों को पता है बैंक क्या होता है? बैंक ये वो टेक्निक है
जो आपको सिखाती है कि मुझे किसके साथ काम करना है, किसको अवॉइड करना है, कैसे करना है। अब एक जेंटलमैन थे सर एडवर्ड डेमिंग, नंबर लिखा गया, कौन जानता है एडवर्ड डेमिंग कौन थे? 220T है, फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट। एडवर्ड डेमिंग वो थे जिन्होंने जापान को वापस खड़ा किया था हिरोशिमा नागासाकी के बाद। एडवर्ड डेमिंग वो थे जिन्होंने टोयोटा खड़ी करी थी, होंडा खड़ी करी थी, सुजुकी खड़ी करी थी। एडवर्ड डेमिंग वो थे जिन्होंने जापान के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर के आए थे। काइजन का नाम सुना आपने? काइजन, ये सर एडवर्ड डेमिंग लेके आए थे। 5S, कोकायोके, TPM, TQM, ये सारे क्वालिटी के टूल्स लेके आए। इनका कहना है इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट एवरीबडी एल्स प्लीज ब्रिंग द डेटा। क्या अर्थ हुआ? हमें भगवान का डेटा नहीं चाहिए, उन पर विश्वास है, बाकी हर एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, हर एक्टिविटी का डेटा चाहिए। तो बहुत डेटा सेंटर थे और डेटा से इंप्रूवमेंट लाते थे एडवर्ड डेमिंग। तो सेल्स में भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। ओके, सो हियर इज अनदर न्यूज। वी हैव one of the most intelligent cabinet ministers, which I personally love a lot in our country, Shri Piyush Goyal है। मोदी सरकार के ऑलराउंडर मिनिस्टर हैं। कॉमर्स क्लोथिंग कंज्यूमर या कोल, कॉमर्स क्लोथिंग कंज्यूमर या कोल, हर मंत्रालय में बाखूबी निभाया अपना रोल। इनके टारगेट एग्रेसिव रहते हैं, रिजल्ट प्रोग्रेसिव रहते हैं। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा टेक्सटाइल भी है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट, रैंक होल्डर। अपने समय में सीए जब इन्होंने किए तो उसमें भी टॉपर रहे, लॉ करी तो उसमें टॉपर रहे, जब मिनिस्टर बने तो उसमें भी टॉपर रहे। एक ऐसे व्यक्ति जिनका बिजनेस में आज बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि आप और हो सके तो कुछ सवाल भी करें कि आपकी सरकार हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कर रही है। आज हमारी प्रार्थना है कि आप हमें ये डायरेक्शन दें कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकार क्या क्या इनिशिएटिव देने जा रही है। आज आपको ये इम्पोर्टेंट है समझना कि एक इंटेलिजेंट लीडर के साथ में जब हमें सुनने का मौका मिलता है तो एक्सेस मिलता है उनके ब्रेन का कि वो कैसे सोचते हैं। 15 मिनट पहले सर का मुझे फोन आया कि विवेक भाई मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो प्रोग्राम आगे पीछे कर सकते हैं। मैं बोला सर 30,000 लोग बैठे आपका वेट कर रहे हैं, निर्णय आपका अंदर में आता हूँ। तो पीयूष गोयल जी, come on, make some noise, you're our champions, come on। आदमी ग्रेवयार्ड से भी उठ के आ जाए, group of young boys and girls full of enthusiasm. Congratulations to each one of you who is participating in this Entrepreneurs Launchpad. और आपने तो आज विश्व का रिकॉर्ड भी बना लिया। वो भारत के नाम है, पर हर विश्व रिकॉर्ड के पीछे बहुत कश्मकश होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत ज्यादा परिश्रम होता है। और मैं आप सभी को, डॉक्टर बिंद्रा के साथ साथ आप सभी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ आपकी इस प्रतिबद्धता के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए। पर सबको बैठे तो नहीं, कब तक खड़ा रखोगे? Over to you, sir. Please take your seat, lovely audience. मेरे मित्र डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, आगे सर जा भाई, उनकी टीम के सभी साथियों, और वास्तव में नए भारत की नींव
नए भारत के भविष्य के योद्धा जो आज इतनी बड़ी संख्या में क्या कर रहा है आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरा आप सबको शत शत नमन, शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर पिछले दिनों ही डॉक्टर बिंद्रा से मुलाकात हुई। जब उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम की रूपरेखा दी, रूपरेखा बताई, सच्चाई की बात तो यह है, मुझे विश्वास नहीं था। मुझे लगा थोड़ा बहुत एग्जैजरेट कर रहे होंगे, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर कहाँ चले गए? सामने चले गए। लेकिन वास्तव में आज का ये ऊर्जा भरा और उत्साह के साथ प्रेरित कार्यक्रम में भाग लेने से मेरी भी तबीयत ठीक हो गई। सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो लोग आज एकत्रित हुए हैं। आज एक ऐसा ग्रुप पूरा यहाँ पे आया है और मुझे पता चला देश के कोने कोने से आया है। ये ऐसा ग्रुप है जो कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागने वाला नहीं है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो सफलता के लिए पूरी कश्मकश करेगा, लेकिन बाधाओं से डरता नहीं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको साफ दिखता है आने वाले दिनों में किस प्रकार से भारत जो गत 10 वर्षों में एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी यानी विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से सुधरते सुधरते एक अच्छी अर्थव्यवस्था में नींव रखी गई, जिसके कारण विश्व की 10वीं सबसे बड़े अर्थव्यवस्था 10th लार्जेस्ट जीडीपी से अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5। और ये जर्नी आप लोगों ने संभव बनाई है आपके कठोर परिश्रम से। लेकिन संतुष्ट तो नहीं होना, कोई संतुष्ट कभी मत होना, क्योंकि संतुष्टि आपको बर्बाद कर देगी। कभी संतुष्ट मत होना। हमारा उत्साह, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश लगातार बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रहनी चाहिए। शाहरुख खान की पिक्चर का कौन सा डायलॉग था वो? क्या था? ओम शांति ओम का था शायद। किसी चीज को कौन सा? जब किसी चीज की इच्छा, जब किसी चीज को हासिल करने की इच्छा हमारे जहन में हो, हमारा पक्का इरादा हो। मेरे को शाहरुख खान के डायलॉग याद नहीं है, उसका सार जरूर याद है। जब एक बार किसी चीज को हासिल करने का आपने मन बना लिया, आपका आत्मविश्वास बन गया कि मुझे वो हासिल करना है, तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी आपको सफल। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की। मित्रों, अभिनव जी, विवेक जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में भी बताने की कोशिश की। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉ, बिजनेस, फैक्ट्री, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फिर राजनीतिक क्षेत्र का अनुभव।
लेकिन साधारणतः इन सब चीजों के पीछे कुछ ना कुछ एक इतिहास भी जुड़ा है। वैसे उस इतिहास के बारे में साधारणतः तो हम कभी बातें उजागर नहीं करते हैं, पर आज दिल कर रहा है आपके सामने खुल के अपने भी जीवन के कुछ अनुभव शेयर। मित्रों, मैं 16-17 वर्ष का था जब मेरे मन में इच्छा हुई कि कुछ ना कुछ बिजनेस किया जाए। बड़ा बिजनेस नहीं, छोटा सा करने का इरादा था। कॉलेज में पढ़ रहा था, परिवार पूरा नौकरी में थे। हर एक व्यक्ति, मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरी जीजा जी, लगभग परिवार के सब लोग नौकरी में थे। हमारे कोई बिजनेस का बैकग्राउंड इस पीढ़ी में तो नहीं था, पर मुझे शुरू से ही थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरल इंटरेस्ट रहता था, तो मैंने शुरू किया देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं अगर याद करूं तो मुझे लगता है कि 40-50 अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए हाथ पैर मारे। मुझे अभी भी याद है, हरियाणा में मेरा ननिहाल होता था गोहाना में स्कूटर के हॉर्न, स्कूटर में बीप बीप करने वाला हॉर्न लगता था, वो हॉर्न बनने का कारखाने थे। मैंने वहां जाके उस इंडस्ट्री को भी स्टडी किया कि मैं स्कूटर के हॉर्न बनाऊं। लुधियाना गया, जालंधर गया, इंदौर गया। मुझे अभी भी याद आते हैं जैसे आपके साथ बात कर रहा हूं। एक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, पता नहीं आजकल है कि नहीं, MPADN है भी, कि पहले फ्लोर का एक दफ्तर होता था, वहां बड़े धक्के खाए। और जहां तक मुझे याद है, लगभग मन में आ गया था कि जेलेटिन कैप्सूल्स की फैक्ट्री लगाऊंगा, जिसमें दवाइयां डाल के बीकासूल वगैरह हम खाते हैं, जेलेटिन कैप्सूल। बहुत धक्के खाए ऐसे इस प्रकार से। अंत में जाके एक छोटी इंजीनियरिंग यूनिट शुरू करने का फैसला किया। मित्रों, वो जमाना अलग था। ये बात है लगभग 1980-81 की। उन दिनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत के लिए शब्दावली में ही नहीं था। इट वॉज नॉट इन द वोकैबुलरी ऑफ इंडिया कि उद्योजक को, कोई युवा युवती को कुछ काम करना हो, कुछ काम करने की इच्छा हो तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसको मदद करी जाए। तो आपको जान के हैरानी होगी, एक छोटा सा प्लॉट 2930 स्क्वायर मीटर, यानी 1 एकड़ से भी छोटा प्लॉट लीज पे लेने के लिए MIDC चकाला, तो इससे हो यहाँ तो ध्यान होगा, अंधेरी के पास चकाला में MIDC का ऑफिस है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मैंने लगभग 93 विजिट्स किए, 93 विजिट्स, only to get a small plot of land of 2,930 square meters. फैक्ट्री लगाई, छोटी सी फैक्ट्री थी उस समय। 19,80,000 रुपए का कुल निवेश था, जिसमें बैंक का लोन लिया। मेरे पिताजी तभी रिटायर हुए, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन तक को कम्यूट करके उसमें लगा के फैक्ट्री लगाई। और साथ साथ में पढ़ाई भी की, आगे बढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, लॉ किया। फैक्ट्री में भी जाता था, लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जाता था। और ये सब करने के बाद लेबर ट्रबल हो गई, और लेबर ट्रबल में लगभग इतने बुरे हाल में आ गया कि आगे भविष्य क्या है वो कुछ समझ ही नहीं आता था कि आगे खड़े भी हो पाएंगे।
ऑफिस भी मेरे घर के गैराज से चलता था, परंतु अगर कितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, कितनी भी बड़ी बाधाएं हैं, अगर हम लगे रहेंगे, चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, ये आत्मविश्वास अपने में प्रबल शक्ति मन में बना के ठान के निकलेंगे कि हमें सफल होना है, तो 100% सक्सेस हम सबके भाग्य में लिखा हो। समस्याएं खत्म होने लगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, बादल छटेंगे, सूरज उगेगा। अब वो तीसरी लाइन नहीं बोल रहा हूं, कमल खिलेगा, नहीं तो विवेक जी बोलेंगे मैं राजनीतिकरण कर रहा हूं। गाना बोलते कर दिए। दुर्भाग्य ये है कि पीछे राज्यसभा में अभी की बात है, शायद 20 तारीख या 21 तारीख की बात है, एक डिबेट चल रही थी। एक बहुत वरिष्ठ नेता विपक्षी दल के G20 बोलने में भी हिचकिचा रहे हैं, वो G2 बोलते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि G2 क्या है। फिर बोलते हैं मैं G20 इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जीरो में कमल लिखा रखा है। अब उनका बस चले तो अब देश का जो नेशनल फ्लावर है वो भी बदलना चाहिए। और मुझे लगता है G20 जैसे सफल भारत में आयोजित कार्यक्रम और भारत की जो अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी जी के नाम पे, ये है भारत का मूल। एक बार खड़े होकर मोदी जी को साधुवाद देते हैं। मुझे पूछ रही थी कि पापा अगर आप विपक्ष में होते तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती? अभी गाड़ी में आते हुए पूछ रहे थे अगर आप विपक्ष में होते तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती? मैं भी थोड़ा हल्का पक्का रह गया कि अब मोदी से ये तो कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है, यहाँ तो कोई बीजेपी वाले लेके नहीं आए हो ना बिंद्रा जी, ये तो भारत का युवा शक्ति है। मित्रों, हमें बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है और जब बड़ा बिजनेस ऐसा एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड बनाता है तो आप सब में आत्मविश्वास भरने का काम करता है, आप सबको नई राहें दिखाने का काम करता है, आप सबको एक उज्जवल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत के साथ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को प्रोत्साहन देता है और उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी तरीके से खड़े हैं। भारत में कैसे व्यापार करना, उद्योग लगाना सरल हो, हर एक को मौका मिले। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया गया, उद्देश्य यही था कि देश के युवा युवतियों को नए अवसर मिले, नए उत्साह के साथ नए आइडियाज को काम करने के लिए कैसे हम आगे प्रोत्साहित करें। और मित्रों, देखते ही देखते सिर्फ 7 वर्षों में आज भारत 450 स्टार्टअप्स
जो 2016 में थे उससे बढ़कर आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है।